Hello plus 2 class. Today we are going to start our next topic, that is third topic, and the name of the topic is विजयनगरा the capital and its envir. इसमें हम जो हैं विजयनगरा के आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि विजयनगर की कैसी फोर्टिफिकेशन थी, कैसी वॉल्स थी, कैसी रोड्स थी. तो अल्टीमेटली हम इसमें विजयनगर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. तो लास्ट जो हमारा टॉपिक था दैट इज़ रायज़ एंड नायकास. तो हमने देखा था कि रायज़ के साथ साथ वहाँ पे नायकास भी जो थे उन्होंने अपना राज करना जो था स्टार्ट कर दिया था. कैसे? जो रायज़ थे उन्होंने कुछ अथॉरिटी, कुछ पावर जो थी वो नायकास को दे रखी थी, अमर नायकास को. लेकिन अमर नायकास ने धीरे धीरे उन एरियाज़ पे क्या कर लिया था, अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था. एंड देन फिर उन्होंने अपना एक सेपरेट किंगडम बना लिया था. मतलब जो नायक्स थे और जो रायज़ थे इनके अलग अलग किंगडम्स हो गए थे, जिस वजह से इस विजयनगर का रुइन हो गया था. तो ये सब टॉपिक जो है हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. आज हम विजयनगर के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि विजयनगर लुक वाइज कैसे था, वो दिखता कैसे था, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या फीचर्स ऐड किए गए थे वहाँ के रूलर्स के द्वारा. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. जैसे कि हमने अपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े उसमें हमने पढ़ा, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का पढ़ा था तो उसमें हमने उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ा. तो बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर जो थे वो इंडियन हिस्ट्रीज़ में बनाए गए थे. ऐसे ही जो विजयनगर का स्ट्रक्चर था, जो उसकी फिज़िकल लेआउट थी और जो बिल्डिंग स्टाइल था वो काफ़ी डिस्टिंक्टिव था. क्या था? डिस्टिंक्टिव. बहुत ही अलग तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाया गया था. बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही फैब स्ट्रक्चर था इसका. तो इसकी डिस्टिंक्टिव फिज़िकल लेआउट थी एंड बिल्डिंग स्टाइल था. तो इस स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल में इस लेक्चर में स्टडी करेंगे. सो अब हम अपना 3.1 जो टॉपिक है दैट इज़ वाटर रिसोर्सेज. हम इसमें वाटर मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि वहाँ पे जो वाटर सप्लाई थी वो कैसे होती थी, कौन कौन से रिसोर्सेज हुआ करते थे और उनकी कैसे मैनेजमेंट की जाती थी. इस बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ. तो विजयनगर एम्पायर का जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर था, यानी बहुत अट्रैक्टिव फीचर था, जो बहुत ही अमेजिंग फीचर था, वो ये था कि वहाँ पे नेचुरल बेसिन बन गए थे. क्या बन गए थे? नेचुरल बेसिन. नेचुरल बेसिन मीन्स होलो स्पेस, यानी नेचुरली होलो स्पेस बन गए थे वाटर को कलेक्ट करने के लिए, जहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा था. मतलब जैसे ये होलो स्पेस हो गया और यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा था और ये जो स्पेस बना, ये जो वाटर बेसिन बना, नेचुरली बना था. मैन मेड नहीं था, आर्टिफिशियल नहीं था, नेचुरली था. तो ये नेचुरल बेसिन जो था वो वहाँ का स्ट्राइकिंग फीचर था विजयनगर का. और ये जो नेचुरल बेसिन बनाया गया था, ये बनाया गया था तुंगभद्रा रिवर के द्वारा. कौन सी रिवर के द्वारा? तुंगभद्रा. हमने तुंगभद्रा रिवर के बारे में काफ़ी बार पढ़ा इस चैप्टर में. तो तुंगभद्रा रिवर के द्वारा ये जो था नेचुरल बेसिन वहाँ पर बनाया गया था. ये इसका बहुत ही अमेजिंग, या हम कहेंगे स्ट्राइकिंग फीचर था विजयनगर स्ट्रक्चर का. और ये जो तुंगभद्रा रिवर थी ये किस डायरेक्शन में फ्लो करती थी? दैट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन. तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन से ये फ्लो करती थी और इसने नेचुरल बेसिन बना दिया था विजयनगर का, जो वहाँ का बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर या अमेजिंग फीचर हम कहेंगे. और दूसरा फीचर क्या था कि जो विजयनगर था ना, उसकी जो बाउंड्री वॉल्स थी या उसका जो आउटर लेयर था, या हम कहेंगे उसकी जो फोर्स थी, वो नेचुरली ग्रेनाइट हिल से कवर हो गई थी. किससे? नेचुरली ग्रेनाइट हिल से, यानी ग्रेनाइट हिल से उसकी जो बाउंड्री थी वो बन गई थी. और नंबर ऑफ स्ट्रीम जो थी वो इस हिल्स को क्रॉस करके क्रॉस किया करती थी, फ्लो डाउन हुआ करती थी. तो इन स्ट्रीम्स की एम्बैंकमेंट्स बनाई गई थी. क्या बनाई गई थी? इन स्ट्रीम्स के लिए एम्बैंकमेंट्स बनाई गई थी. एम्बैंकमेंट्स का मतलब हम कह सकते हैं जैसे ये स्ट्रीम जा रही है तो इसके बॉर्डर पे क्या बना दी गई थी? सीमेंटेड या मड की, स्टोन्स की क्या बना दी गई थी? बाउंड्री बना दी गई थी. मतलब एक तरह का वे बना दिया गया था, जैसे खेतों में मिट्टी का बना दिया जाता है. तो इस तरह से वहाँ पे एम्बैंकमेंट्स बना दिए गए थे और रिजर्वियर्स
क्रिएट कर दिए गए थे, रिजर्वियर्स क्रिएट कर दिए गए थे, वो भी डिफरेंट साइजेस के, कितने के, डिफरेंट साइजेस के, तरह तरह के साइजेस के वहाँ पे रिजर्वियर्स बना दिए गए थे। रिजर्वियर्स मतलब जहाँ पे हम पानी को स्टोर कर सकते हैं, एक लेक तरह का जहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जा सकता है, तो इस तरह से वहाँ पे डिफरेंट साइजेस के रिजर्वियर्स बना दिए गए थे। और वहाँ पे रेन वाटर को स्टोर किया जाता था, प्लस इस रिवर के पानी को स्टोर किया जाता था, और उन पानी को सिटी में भेजा जाता था। तो लिटरली मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको ये कहा कि वहाँ पे तुंगभद्रा जो रिवर थी उसने नेचुरल बेसिन बनाने शुरू कर दिए थे। तो वो जो सिटी थी वो ग्रेनाइट हिल से बाउंड्री वॉल्स बनी हुई थी, यानी हिल से कवर थी, उसकी जो बाउंड्री थी वो ग्रेनाइट हिल से कवर थी, और ये जो तुंगभद्रा की स्ट्रीम्स थी वो इन बाउंड्री हिल्स को कवर करके आती थी, क्रॉस करके आती थी। तो जब ये क्रॉस करके आती थी ना, तो उसके स्ट्रीम्स के साइड्स में क्या बना दिए गए थे, एम्बैंकमेंट्स बना दिए गए थे। क्या बना दिए गए थे, एम्बैंकमेंट्स बना दिए गए थे। और ये एम्बैंकमेंट से पानी होता होता ये वाटर रिजर्वियर्स बना देता था डिफरेंट साइजेस के, और फिर इन वाटर रिजर्वियर से पानी जो है वो कैनल्स में सेव कर लिए जाते थे, यानी टैंक्स में सेव कर लिए जाते थे। क्या कर लिए जाते थे, टैंक्स में सेव कर लिए जाते थे। तो एक टैंक का नाम आपकी बुक में दे रखा है जिसका नाम है कमलापुरम टैंक, कमलापुरम टैंक। तो इस टैंक में जो है पानी को स्टोर कर लिया जाता था, और इस पानी की स्टोरेज की जो सप्लाई थी, यानी इसमें जो पानी स्टोर किया जाता था उसकी जो सप्लाई थी वो इरिगेशन के लिए ट्रांसफ़र की जाती थी, यानी इस टैंक के पानी से इरिगेशन की जाती थी, फील्ड्स की, खेतों की इरिगेशन, सिंचाई वगैरह की जाती थी। और साथ ही साथ ये जो पानी था रॉयल सेंटर में भी सप्लाई किया जाता था। रॉयल सेंटर वहाँ की एक जगह है, हम आगे अपने पूरा एक टॉपिक होगा रॉयल सेंटर का, उसमें पढ़ेंगे कि रॉयल सेंटर क्या है, उसमें क्या स्ट्रक्चर है और किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो उस रॉयल सेंटर में भी जो वाटर की सप्लाई की जाती है वो कमलापुरम टैंक से की जाती है। एक और कैनल का नाम भी दिया गया है यहाँ पे, दैट इज हिरिया कैनल। कौन सा कैनल, हिरिया कैनल। इस हिरिया कैनल का जो पानी है उसे सेक्रेड सेंटर एंड अर्बन कोर नाम की जगह पे सप्लाई किया जाता है, यानी इस कैनल का जो पानी है वो सेक्रेड सेंटर नाम की जगह पे और अर्बन कोर पे सप्लाई किया जाता है। अब ये दो जगह क्या है उसके बारे में भी हम अपने फर्दर लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। सेक्रेड सेंटर भी एक विजयनगर का बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है और अर्बन कोर भी, तो इसके हम डिटेल में अपने फर्दर चैप्टर्स में फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये जो टैंक्स बनाए गए थे, बिल्ड किए गए थे, तो ये उन राजा के द्वारा बिल्ड किए गए थे जो राजा कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। ये डायनेस्टी का नाम हमने पहले भी डिस्कस किया था, दैट इज संगम डायनेस्टी। तो संगम डायनेस्टी में जो राजा हुआ करते थे उनके द्वारा ही इन टैंक्स की बिल्ड करवाई गई थी, कंस्ट्रक्शन करवाई गई थी। तो इस टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया, इस टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया कि वहाँ पे जो वाटर रिसोर्सेज में हमने क्या पढ़ा कि वहाँ पे एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर हुआ करता था। क्या था वो कि तुंगभद्रा जो रिवर थी उसने नेचुरल बेसिन बनाने वहाँ शुरू कर दिए थे, और तुंगभद्रा रिवर का जो पानी था वो नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन से फ्लो करता था। तो वो जो पूरी सिटी थी उसकी जो बाउंड्री थी वो ग्रेनाइट हिल से बनाई गई थी, यानी नेचुरली बनी हुई थी वो ग्रेनाइट हिल से। उसकी बाउंड्री जो थी वो ग्रेनाइट हिल्स द्वारा कवर की गई थी, और इन हिल से स्ट्रीम फ्लो करती थी, और उन स्ट्रीम के आगे मतलब साइड्स में एम्बैंकमेंट्स बनाए गए थे, और वो स्ट्रीम्स जो है वो डिफरेंट साइजेस के रिजर्वियर्स बना देती थी, और वहाँ का पानी जो है वो स्टोर किया जाता था टैंक के द्वारा। और दो टैंक यहाँ पे मेनली डिस्कस किए गए हैं जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन इज़ कमलापुरम टैंक एंड सेकेंड इज़ हिरिया कैनल।
तो ये जो टैंक्स हैं ये उन राजा के द्वारा बनाए गए थे जो राजा संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो कमलापुरम टैंक का जो पानी था वो खेतों की सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता था और रॉयल सेंटर में इसके पानी की सप्लाई की जाती थी। और साथ ही साथ जो हिरिया कैनल था उसकी जो पानी की सप्लाई है वो सेक्रेट सेंटर में भेजी जाती थी और अर्बन कोर नाम की जगह पर भेजी जाती थी। तो ये आपका टॉपिक है दैट इज़ 3.1 जिसमें हमने वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स। इसमें हम फोर्टिफिकेशंस एंड रोड्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको फोर्टिफिकेशंस के बारे में पहले भी बताया हुआ कि फोर्टिफिकेशन क्या होता है। फोर्टिफिकेशन होता है किसी फोर्ट की जब बाउंड्री वॉल्स बना दी जाती है। क्या बना दी जाती है? बाउंड्री वॉल्स बना दी जाती है, तो उसे फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। जो ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी दीवारें बना दी जाती है दैट इज़ फोर्टिफिकेशन। इसमें हम फोर्टिफिकेशन और रोड्स, सड़कों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो विजयनगर एम्पायर का जो फोर्टिफिकेशन था वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही स्टनिंग था, बहुत ही अट्रैक्टिव था। क्या था? बहुत ही स्टनिंग था और बहुत ही अट्रैक्टिव था। बहुत ही सुंदर फोर्टिफिकेशन वहाँ का किया गया था। ऐसा फोर्टिफिकेशन और किसी एम्पायर में नहीं किया गया था। तो इस बात को जिसने एक्सपीरियंस किया था, जिसने फील किया था, जिसने ये चीज़ को महसूस किया था, उस पर्सन का नाम था अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक एम्बेसडर थे पर्शिया के। तो उन्होंने ये जो था स्ट्रक्चर जो था उसे फील किया था। सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन दी थी विजयनगर के फोर्टिफिकेशन की, तो उनके मतलब वो दी गई थी अब्दुल रज़ाक के द्वारा। तो अब्दुल रज़ाक ने बताया था कि जो विजयनगर का फोर्टिफिकेशन है वो 7 लाइन्स है। क्या है? 7 लाइन्स है। कैसे है? सपोज करो ये वहाँ का फोर्ट हो गया विजयनगर का, और इस फोर्ट को कवर किया गया था 7 सराउंडिंग लाइन से। 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाया गया था। मतलब इस फोर्ट को कवर किया गया था ऐसे एंड सर्कल में, और वो जो सर्कल्स थे वो 7 सर्कल्स थे। क्या थे? 7 सर्कल्स थे। तो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही स्टनिंग फोर्टिफिकेशन जो था वो विजयनगर का किया गया था। फोर्टिफिकेशंस मीन बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल्स को बनाना। तो ये जो 7 सर्कल्स बनाए गए थे ये सिर्फ सर्कल्स ही नहीं थे, इन सर्कल्स में एग्रीकल्चर भी था, यानी एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर भी बनाया गया था। इन्हीं सर्कल्स के अंदर खेती की जाती थी। इन्हीं सर्कल्स में हिंटरलैंड भी थी। हिंटरलैंड मतलब बैंक्स ऑफ रिवर्स और ऐसा मतलब नदी का जो किनारा होता है उसे हिंटरलैंड कहते हैं। तो हिंटरलैंड भी थी ये, मतलब इस फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर में हिंटरलैंड भी कवर हो जाती थी। एंड फॉरेस्ट भी थे इसके अंदर, और रेजिडेंशियल एरिया भी था, लोगों के घर वगैरह भी थे इस फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर में या फोर्टिफिकेशन स्ट्रक्चर में। रेजिडेंशियल एरिया ऑफ पब्लिक, वहाँ की जो जनता थी वो उनके घर भी इस फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर में थे। तो ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया था कि खेती भी इसके अंदर की जाए और फॉरेस्ट भी इसके अंदर, हिंटरलैंड भी इसके अंदर, जो रेजिडेंशियल एरिया था वो भी इसके अंदर था। तो ऐसा क्यों बनाया गया था? वो इसलिए बनाया गया था कि हमने जब पहले पढ़ा था चैप्टर्स में, वो ये पढ़ा था कि जो फोर्ट्स थे उनकी फोर्टिफिकेशन बड़ी बड़ी दीवारों से की जाती थी। क्यों की जाती थी? ताकि जो इन्वेडर्स हैं वो ना तो इसके अंदर ईजिली आ पाएँ और ना ही वो बाहर से इसके अंदर हो रहे कामों को देख सकें। तो इस वजह से बड़ी बड़ी जो दीवारें थी, बड़ी बड़े फोर्टिफिकेशन वहाँ पे की जाती थी। तो क्या होता था कि अगर मान लो इन्वेडर्स जो हैं वो बाहर आ गए, वो इस किले पे अटैक करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे? वो यहाँ आके बैठ जाएंगे। वो तब तक वेट करेंगे जब तक यहाँ पे कौन सी सिचुएशन नहीं आ जाएगी? स्टार्व की सिचुएशन नहीं आ जाएगी।
मीन्स भूखमरी की सिचुएशन नहीं आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो राजा महाराजा होते हैं ना, इनके पास इतना ग्रेन स्टोर होता है कि 1-2 साल तक अपनी फोर्ट के अंदर के जो भी लोग हैं उनको सरवाइव करवा सकते हैं। तो इतना ग्रेन ये स्टोर कर लेते थे। लेकिन ये जो इन्वेडर्स हुआ करते थे, ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बाहर वेट किया करते थे, ताकि जो ये राजा है खुद ही हार मान के इनके अंडर सरेंडर कर दे और वो जो है इस फोर्ट के ऊपर अपना रूल कर लें। तो ये जो स्ट्रक्चर था वो इसी पर्पस से बनाया गया था कि सपोज़ अगर कोई इन्वेडर है वो यहाँ आकर बैठ जाए और वो वेट करे कि यहाँ पे कभी ना कभी तो स्टार्विंग की पोजीशन आएगी और जो राजा है वो खुद ही क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और वो उसको हरा देंगे या जैसे भी उसको सरेंडर करवा देंगे। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर था ना, इसमें एग्रीकल्चर लैंड जो है वो इसके इंक्लूडेड ही है। तो ये फोर्टिफिकेशन इसी वजह से किया गया था ताकि वहाँ पे जो स्टार्विंग की पोजीशन है वो कभी भी, या स्टार्विंग की जो कंडीशन है वो कभी भी यहाँ पर ना आए। तो जो इन्वेडर्स है वो चाहे जितना मर्जी लॉन्ग टाइम यहाँ पे बाहर वेट करता रहे, यहाँ पे स्टार्विंग की पोजीशन नहीं आएगी, तो उन्हें बाहर आने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस एक रीज़न ये था कि इस वजह से ये स्ट्रक्चर को वहाँ बनाया गया था। और दूसरा रीज़न ये था कि वो जो वहाँ के अंदर के जो लोग थे वो ईज़िली अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके, पीसफुली स्पेंड कर सके। तो एक तो ये हो गया कि ये जो सर्कल की फॉर्म में क्या किया गया था, फोर्टिफिकेशन किया था। दूसरा फीचर ये था कि ये जो 7th सर्कल है ना, लास्ट सर्कल, अगर अंदर की तरफ से देखें तो लास्ट और बाहर की देखें तो फर्स्ट जो बाउंड्री वॉल होगी, ये जो बाउंड्री वॉल थी ना, तो ये लिंक्ड थी किससे? ग्रेनाइट हिल से। यानी ग्रेनाइट हिल्स भी यहाँ पर बनी गई थी और इन ग्रेनाइट हिल से ये लिंक्ड की गई थी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ग्रेनाइट हिल से पूरे के पूरे एम्पायर को, पूरी की पूरी सिटी को बाउंड्री वॉल की तरह कवर किया गया था। तो ये ग्रेनाइट हिल से जो थी 7th वॉल थी जो, या 7th बाउंड्री जो लाइन थी वो लिंक्ड थी। तो एक फीचर इसका ये भी हो गया। तो कौन कौन से फीचर हमने डिस्कस कर लिए कि एक तो ये 7 सर्कल से कवर थी और इसके अंदर एग्रीकल्चर लैंड थी, हिंटरलैंड भी थी, फॉरेस्ट भी थे और रेजिडेंशियल एरिया भी थे। और साथ ही साथ जो 7th जो हम अंदर की तरफ से देखेंगे और जो बाहर की तरफ देखेंगे, वो फर्स्ट सर्कल लाइन जो थी वो ग्रेनाइट हिल से क्या थी? लिंक्ड थी। और एक और फीचर इसका ये था कि देखो, दीवार बनाने के, वॉल्स बनाने के लिए तो ब्रिक्स तो चाहिए ही चाहिए होती हैं। ब्रिक्स के साथ साथ एक और मिक्सचर चाहिए होता है, उस मिक्सचर को हम कहते हैं मोटर। हमने 10th में पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में। मोटर क्या होता है? मोटर जो सीमेंट और पानी और जो 2-3 चीज़ें मिला के एक बैटर बनाया जाता है, उसे मोटर कहा जाता है, जिससे ब्रिक्स को आपस में जोड़ा जाता है। तो ये जो ब्रिक्स थी ना, इसे मोटर से नहीं जोड़ा गया था, तो कोई भी मोटर यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया था। तो फिर ब्रिक्स को कैसे जोड़ा गया था? अगर आपने छोटे होते हुए या किसी छोटे बच्चे के साथ ब्लॉक्स की गेम खेली हो, क्या खेली हो? ब्लॉक्स की गेम। तो ब्लॉक्स में क्या है कि उनकी शेप ऐसे बनी होती है कि वो एक दूसरे के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एडजस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो इनकी ब्रिक्स थी ना, वो भी क्या थी? ब्लॉक्स शेप की थी। क्या थी? ब्लॉक शेप की थी। और ब्लॉक शेप की होने की वजह से ये आपस में एक दूसरे से क्या हो गए थे? टाइटन हो गए थे, जुड़ गए थे। और ये आपस में जुड़ने के साथ साथ ये अर्थ की, यानी जो नींव थी, उसको भी इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना दिया था। तो यहाँ पे कोई भी मोटर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं बनी। जो ब्रिक्स थी वो ब्लॉक शेप की बनाई गई थी और उसी ब्लॉक शेप की ब्रिक्स को आपस में जोड़ के क्या बनाया गया था? बाउंड्री वॉल्स को बनाया गया था। तो एक ये भी बहुत ही अमेजिंग फीचर है इसका, जो विजयनगर के स्ट्रक्चर में पाया गया था और जिसे फील किया था, एक्सपीरियंस किया था अबुर रज़ाक ने। और अबुर रज़ाक ने ये भी बताया कि जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वॉल्स थी, कौन कौन सी? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये जो वॉल्स थी ना, इसके अंदर क्या क्या बनाया गया था? इसके अंदर बनाया गया था कल्टिवेटेड लैंड्स, या हम फील्ड्स कहेंगे, एंड गार्डन्स एंड हाउसेस।
घर बनाए गए थे। तो मैंने रीज़न आपको बता ही दिया कि कल्टिवेटेड लैंड्स या एग्रीकल्चर लैंड वहाँ पर क्यों बनाई गई थी। एक और पर्सन भी हैं जो राइटर भी हो सकते हैं या हिस्टोरियन भी हो सकते हैं, जिनका नाम यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, पाइस। किस नाम से हैं वो? पाइस नाम से। उन्होंने भी कुछ ऑब्जर्व किया था। तो जो फर्स्ट सर्कल था, और जब आप सिटी के अंदर एंटर नहीं कर जाते, वो इतना लंबा सर्कल था, वो इतना कनेक्टेड था। तो उस सर्कल में क्या था? फील्ड्स थे, खेत थे, जिसमें क्या उगाए जाते थे? चावल उगाए जाते थे, यानी पैडी की खेती वहाँ पे की जाती थी। और उसी सर्कल में क्या था? काफ़ी ज़्यादा गार्डन्स थे और काफ़ी ज़्यादा पानी भी था। और वो जो पानी था वो कहाँ से आ रहा था? लेक से आ रहा था। क्या आ रहा था? लेक से आ रहा था। तो ये जो स्टेटमेंट दी गई है, ये किसने दी है? पाइस ने दी है, जो एक हिस्टोरियन है। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। और ऑब्वियसली ये जो पानी है वो कहाँ से आ रहा है? तुंगभद्रा रिवर से आ रहा है। तो अब बात आती है कि जो सेकेंड लाइन थी फोर्टिफिकेशन की, वो क्या थी? वो जो सेकेंड लाइन थी फोर्टिफिकेशन की, वो इनर कोर ऑफ द अर्बन कॉम्प्लेक्स थी। यानी जो सेकेंड लाइन थी वो कहाँ तक जा रही थी? अर्बन कॉम्प्लेक्स तक। जो मैंने आपको 3D की वीडियो दी थी, उसमें ये सारे स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से पिक्चराइज किया गया है। आई होप आपने देखा होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और जो थर्ड लेन है वो सराउंडेड थी किससे? रॉयल सेंटर से। किससे? रॉयल सेंटर थे। इन सारी बिल्डिंग्स के बारे में, इन सेंटर्स के बारे में हम अपने फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, हमारे टॉपिक हैं ये। और जो फोर्ट था, यानी जो किला था, वो क्या था? वेल गार्डेड गेट से सराउंडेड था। यानी अगर आपने उसके अंदर एंटर करना है तो वो जो उस पे जो गेट लगा हुआ है, उसके आगे बहुत सारे गार्ड बिठाए गए थे। यानी वहाँ पे फुल सिक्योरिटी सिस्टम था। और बहुत ही डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चरल फीचर भी था वहाँ पे। क्या था कि जो गेटवे था, यानी जो एंट्रेंस थी, मतलब ये एंट्रेंस हो गया, उस एंट्रेंस पे क्या बनाई गई थी? आर्क बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? आर्क बनाई गई थी। और उस आग के ऊपर क्या बनाया गया था? डोम भी बनाया गया था। क्या बनाया गया था? डोम भी बनाया गया था। इस तरह से क्या था? ये जो गेटवे सिस्टम वहाँ पे फॉलो किया गया था। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, मतलब ये ट्रायंगल शेप की आग बना दी गई और इसके ऊपर रेक्टेंगल हो गया या स्क्वायर हो गया, और उसके ऊपर क्या बना दिया गया? डोम बना गया। तो इस तरह से जो था वो गेटवे बनाया गया था। आपकी बुक में 7.6 पिक्चर में ये शो भी किया गया है। लेट मी शो। देखिए, ये एक आग हो गई और इसके ऊपर स्क्वायर या रेक्टेंगल, और उसके ऊपर क्या हो गया? डोम बनाया गया था। तो इस तरह से जो इसका गेटवे था वो भी बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर बना के बनाया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो स्ट्रक्चर कॉपी किया गया था, यानी ये जो फीचर्स लिया गया था, वो इस फीचर को इंट्रोड्यूस किया था टर्किश सुल्तान्स ने। किसने? टर्किश सुल्तान्स ने। तो टर्किश सुल्तान्स ने ही ये डोम और आग को क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर में। और ऐसा कुछ हिस्टोरियंस ने ऐसा भी कहा था कि ये जो स्टाइल है वो इंडो इस्लामिक लोगों द्वारा भी फॉलो किया जाता था। इंडो इस्लामिक पीपल द्वारा। हमने जब भक्ति सूफी वाला ट्रेडिशन वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी हमने इस्लामिक कल्चर के बारे में पढ़ा था। उसमें भी हमने डोम और आर्क और पल्पिट, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। और जो +1 में सेंट्रल इस्लामिक लैंड है, उसमें भी हमने डोम और आर्क के बारे में पढ़ा था। तो हम कह सकते हैं कि इंडो इस्लामिक कल्चर से भी ये फीचर इन्होंने कॉपी किया या लिया। तो ये कुछ आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है विजयनगर के, जो बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर्स के साथ बताया गया है। और इसे 2 पर्सन ने डिफाइन किया था, एक पायस ने और एक अब्दुल रज़ाक ने। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कशन जो है वो रोड्स के ऊपर कर लेते हैं। तो वहाँ की जो रोड्स थी वो काफ़ी अमेजिंग रोड्स थी।
तो जो वो रॉड्स थी वो वैलीज से अराउंड थी, यानी वैलीज के चारों तरफ जो थी वो रॉड्स बनाई गई थी, लेकिन वो रॉकी टेरेन को क्या कर रही थी, अवॉइड करती थी। क्या करती थी, रॉकी टेरेन को अवॉइड करती थी, यानी पहाड़ी एरिया में इन रोड्स को नहीं बनाया गया था। और ये जो रोड्स थी वो कहाँ तक जाती थी, टेम्पल्स पर, यानी लिंक करती थी टेम्पल्स को, गेटवेज को और बाजार्स यानी मार्केट एरिया को। तो इनको ये लिंक्ड किया करती थी रोड्स, यानी इन रोड्स के ऊपर चलकर आप इन जगह पर जा सकते थे, जैसे टेम्पल्स हो गया, गेटवेज हो गया और बाजार्स हो गए। तो रोड के बारे में आपकी बुक में सिर्फ इतना ही डिस्क्रिप्शन दिया गया है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। तो यही आपका टॉपिक था, दैट इज़ फोर्टिफिकेशन एंड वाटर रिसोर्सेज। तो बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको समझ आ गया होगा। After discussing this topic, if you have any doubt, please let me know. Otherwise, don't forget to do your work timely and don't forget to pray for everyone. See you in next video with new topic, that is urban core, जिसके बारे में हमने बात भी की थी कि urban core को हम आगे अपने पूरे टॉपिक में कवर करेंगे। So see you in next video. Till then, take care.